Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 22nd of August 2023. तो गाइज आज है तारीख 22 अगस्त 2023 और है ट्यूसडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है कुलदीहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2023 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, यहाँ पर दो चीज़ों के नाम दिए गए हैं, क्या क्या है वो, इल्मेनाइट और रोटाइल। ये दोनों ही चीज़ें हमारे जो कोस्टल एरियाज़ हैं उनमें भरपूर मात्रा में पाई जाती हैं। आपने बताना है कि ये इल्मेनाइट और रोटाइल किस चीज़ के रिच सोर्सेस माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर बी कॉपर, ऑप्शन नंबर सी आयरन या फिर ऑप्शन नंबर डी टाइटेनियम। तो इसका सही आंसर सभी को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है, एटलीस्ट सभी को उसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूं। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभारंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। दोस्तों ये आर्टिकल पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा में बना हुआ है, जीएस पेपर नंबर 2 हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो मांस खाने वाला एक बैक्टीरिया है, इसकी वजह से 3 लोगों की मौतें हुई हैं और दुनिया भर में इसको लेकर इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी अखबार हैं वो इस खबर को छाप रहे हैं। तो भारत में इससे कितना खतरा बढ़ सकता है आने वाले समय पर, वो भी मैं आपको बताऊंगा कुछ स्पेसिफिक डेटा के साथ में। तो पहली चीज़ दोस्तों आपको मैं सोर्सेज दिखा देता हूं। तो आजकल की जो टॉप न्यूज़ चल रही है वो एग्जैक्टली आपको ये देखने को मिलेगा। इवन यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश कर रखा है फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया एट द बीच। ऐसे ही आपको यूएसए टुडे का आर्टिकल हो गया, या इंडिया में अगर आप देखोगे इकोनॉमिक टाइम्स ने यहाँ पे इसको पब्लिश कर रखा है, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया कॉजेज मल्टीपल डेथ्स इन फ्लोरिडा न्यूयॉर्क। तो अभी अमेरिका में कई सारे लोगों की जान गई है इस मांस खाने वाले बैक्टीरिया की वजह से। तो अब उसके बारे में सारी डिटेलिंग्स जानेंगे, एग्जैक्टली क्या है, इसके पीछे का कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, कैसे इससे बचा जा सकता है, प्लस इंडिया में कितना बड़ा खतरा इसका हो सकता है वो भी डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों अमेरिका के 2 राज्यों में, एक तो यहाँ पे कनेक्टिकट है और दूसरा न्यूयॉर्क, यहाँ पर मांस खाने वाले बैक्टीरिया की वजह से 3 लोगों की मौतें हुई हैं। इनमें से 2 लोग समुद्र में तैरने के बाद और जो तीसरा व्यक्ति है वो होटल में कच्ची जो सीप होती है उसको खाने के बाद। क्या हुआ, इन तीनों लोगों में विब्रियो वल्निफिकस, क्या नाम है, विब्रियो वल्निफिकस। दोस्तों आप ये देख भी पा रहे होंगे, ये लिखा हुआ है विब्रियो वल्निफिकस, ये बेसिकली बैक्टीरिया का नाम है। तो ये तीनों लोग यहाँ पर इसी बैक्टीरिया से संक्रमित हो गए और ये जो बैक्टीरिया है यही एक मांस खाने वाला बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की चपेट में आने वाले 5 में से 1 मरीज की बीमार पड़ने के बाद ही मौत हो जाती है। तो आप समझ सकते हो ये इतना खतरनाक है और यही वजह है कि 28 जुलाई को कनेक्टिकट के हेल्थ डिपार्टमेंट ने लोगों को समुद्र के खारे पानी में नहीं उतरने की चेतावनी दी है कि आप वहाँ पे मत जाना। साथ ही जो कच्ची सीप है इसको भी खाने से मना कर दिया है, क्योंकि अभी बोला यह जा रहा है कि जो 3 लोगों की मौत हुई है इनमें से 2 लोग समुद्र में गए थे, उसके बाद यहाँ पर बैक्टीरिया से अफेक्ट हुआ, और दूसरा यहाँ पे व्यक्ति जो कि होटल में उसने कच्ची सीप खाई, जिसकी वजह से जो ये विब्रियो वल्निफिकस है इस बैक्टीरिया से ये तीनों ही लोग संक्रमित हो गए। इसको लेकर अभी काफ़ी सारे जो प्रिकॉशंस है वो यहाँ पर जारी किए जा रहे हैं। अब लगातार कई सारे सवाल उठ रहे हैं और आपके दिमाग में भी कई सारे सवाल उठेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ये मांस खाने वाला बैक्टीरिया आखिरकार क्या है। तो अमेरिका की रोग नियंत्रण और रोकथाम सेंटर के मुताबिक जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक के भाषा में जो मांस खाने वाला बैक्टीरिया है ना, इसको नेक्रोटाइजिंग फासीसाइटिस बोलते हैं। अभी ये सब कुछ आपको लिखित में मिल जाएगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी बस खाली ध्यान से चीज़ों को सुनते रहो एक फोकस बनाकर। तो नेक्रोटाइजिंग फासीसाइटिस जो मांस खाने वाले बैक्टीरिया होता है इनको ये बोला जाता है। कई बार विब्रियो वल्निकस नाम का जो ये बैक्टीरिया है इसकी वजह से इस तरीके के संक्रमण होते हैं
जब ये शरीर में, ध्यान से आप सुनना, शरीर के अंदर में जो कोई जख्म होता है या फिर हमारी जो स्किन है उसके ऊपर कोई कटी फटी या त्वचा है, उसके रास्ते से यहाँ पर ये बैक्टीरिया शरीर के अंदर में घुस जाता है। और इस बैक्टीरिया का जो मेन खाना है ना, इसका जो मेन फूड है वो है हमारी कोशिकाएं। इंसान के जो सेल्स हैं खासकर वो कोशिकाएं ये खाने का काम करता है। कोशिकाओं के साथ साथ यहाँ पर वो जो टिश्यूज़ होते हैं उनको खाने का काम करता है। आपको पता होगा जो टिश्यू हैं वो कोशिकाओं से ही बने होते हैं, ठीक है। और एक जैसे टिश्यू से मिलकर हमारे जो अलग अलग ऑर्गन्स हैं, अलग अलग अंग हैं वो बनते हैं। तो ये शरीर में घुसने के बाद काफ़ी तेज़ी से अपनी संख्या को बढ़ाता है बैक्टीरिया और अंगों को खाने लगता है। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा क्वेश्चन और लोगों के दिमाग में उठेगा कि ये तो समझ में आ गया है ये मास ईटिंग बैक्टीरिया क्या है, लेकिन ये विब्रियो वल्निफिकस बैक्टीरिया क्या है और ये कितना खतरनाक हो सकता है, इसके बारे में बताओ। देखो, जो नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन है इसके मुताबिक विब्रियो और वल्निफिकस ये दो अलग अलग वर्ड हैं जिसको साथ में मिलाकर इस बैक्टीरिया को नाम दिया गया है। दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। इनमें से एक जो विब्रियो है, विब्रियो का अर्थ है हिलना या फिर कंपन, शरीर में कंपन होना, ठीक है। दूसरा जो वल्निफिकस है उसका अर्थ है घायल करना। तो इस प्रजाति के जो बैक्टीरिया होते हैं ये 3 तरह के होते हैं, ये भी आपने ध्यान में रखना है। एक तो होता है विब्रियो कॉलरा, दूसरा होता है विब्रियो वल्निफिकस जिसके बारे में बात कर रहे हैं, और तीसरा होता है विब्रियो पैराहामोलेकिटेस्वी। तो ये 3 यहाँ पे आप कह सकते हो 3 तरह के बैक्टीरिया होते हैं, यही मांस खाने वाले की हम बात कर रहे हैं। लेकिन अभी जो न्यूज़ में है, अमेरिका में जो 3 लोगों की मौत हुई है वो केवल विब्रियो वल्निफिकस की वजह से हुई है। इसकी वजह से विब्रियो वल्निफिकस चर्चा में है। और ये बैक्टीरिया नॉर्मली समुद्र के तट वाले रीजन में पाए जाते हैं, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, ऐसा भी बताया जा रहा है। और दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लगभग इस विब्रियो बैक्टीरिया का इतिहास देखें तो जो बैक्टीरिया है इसकी जो पूरी फैमिली है, ये जो पूरी फैमिली इसको बोलते हैं वाइब्रियोनिसी। तो ये जो वाइब्रियोनिसी जो पूरी फैमिली है ये लगभग कह सकते हो कि 27 साल पहले मिली है, 47 साल, 47 ईयर्स पहले। तो जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं विब्रियो वल्निफिकस के बारे में, इस बैक्टीरिया के बारे में, ये बैक्टीरिया वाइब्रियोनेसी परिवार का ही एक हिस्सा है। 1976 में अमेरिका का जो एक शहर है हॉलेसेटल, उस शहर के अंदर में पहली बार विब्रियो वल्निफिकस बैक्टीरिया का जो केस है वो रिपोर्ट हुआ था। तो 1976 में पहला केस निकल कर आया। फिर 1979 में इस बैक्टीरिया ने कोरिया के अंदर पूरी तरह से महामारी मचा दी। बहुत सारे लोगों को यहाँ पर ये कह सकते हो कि ये जो बैक्टीरिया है वो संक्रमित कर चुका था। इस बैक्टीरिया पे जो भी रिसर्चेस हुई हैं उन सब रिसर्च के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो लगभग कह सकते हो कि अगर 70 लोगों को ये बैक्टीरिया हुआ है तो 70 में से 45 लोगों की मौत हुई ही है। तो आप समझ सकते हो कि ये कितना बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है। स्पेशली जो हमारे समर वाले महीने होते हैं, गर्मी के जो महीने होते हैं, उस दौरान जो खासकर समुद्र का तट के किनारे का जल है ना, यहाँ पर ये बैक्टीरिया काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है। प्लस यहाँ पे समुद्र के अंदर कुछ मछलियाँ हैं, शेलफिश हैं, उसके अंदर भी यहाँ पर ये बैक्टीरिया पाया जाता है, जिसकी वजह से ये बीमारी फैल रही है। अच्छा, ये सारी बातें कहाँ से ली गई हैं? तो इसका जो सोर्स है वो आपको यूएस की साइट से देखने को मिलेगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का, NIH का, ठीक है। तो आपने इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड डेटा पढ़ा। अब एक और सवाल उठता है कि इस वल्निफिकस बैक्टीरिया की वजह से सबसे ज़्यादा खतरा कब और कहाँ हो सकता है? तो मई से लेकर अक्टूबर के बीच में समुद्री जो पानी है, हमारा समुद्र का जो पानी है वो गर्म होता है। तो इस तरह के बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है, ऐसा बोला जा रहा है। ये बैक्टीरिया समुद्र के किनारे आ जाते हैं, वहीं पर पाए जाते हैं। अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन जर्नल के अकॉर्डिंग इस दौरान जब समुद्र में नहाने के लिए लोग उतरते हैं तो उनका जो घाव है या फिर कटी फटी जो त्वचा है, उस त्वचा के ज़रिए या उस घाव के ज़रिए ये बैक्टीरिया शरीर में घुस जाता है और घुसने के बाद में वो धीरे धीरे सेल्स को यहाँ पे खाना शुरू कर देता है, जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया। और इसके अलावा जो सी फूड है, लोग काफ़ी सारा सी फूड खाना पसंद करते हैं, यानी कि समुद्र के अंदर जो एनिमल्स पाए जाते हैं, मछलियाँ हैं, तो उनको खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये बैक्टीरिया इंसानों के शरीर में कह सकते हो कि इस सी फूड के ज़रिए भी जा सकता है, ऐसा बोला गया। इसके अलावा जो कच्ची सीप है इससे दूर रहने के लिए बोला है अभी USA के अंदर में। अब उसके बाद में एक और क्वेश्चन है, ये बैक्टीरिया कितना खतरनाक हो सकता है, इससे क्या क्या हो सकता है? ये बैक्टीरिया इतना खतरनाक है, जैसे मैंने आपको बताया, 5 में से कह सकते हो कि 1 मरीज़ की मौत हो ही जाती है। और ये बात ना कह सकते हो डिपेंड करती है एक पर्सन की इम्यूनिटी के ऊपर। आपको बता चुका हूँ पहले भी कि जिसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बिल्कुल पीक पर है, तो वो किसी बीमारी से भी लड़ सकता है। और जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है वो यहाँ पर छोटी से छोटी बीमारी से भी नहीं लड़ सकता, छोटी से छोटी बीमारी उसके लिए जानलेवा बन सकती है।
तो ये जो बीमारी है कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर पर्सन के इम्यूनिटी के ऊपर भी डिपेंड करती है। ये बैक्टीरिया दूसरे मांस खाने वाले बैक्टीरिया की तरह शरीर में घुसते सबसे पहले ब्लड सेल्स को, या जो हम कहते हैं ना रक्त कोशिकाएं, उस पर हमला करता है। और जैसे ही ब्लड सेल्स पर यह हमला करेगा, इससे क्या होगा, शरीर में जो खून है एक जगह से दूसरी जगह पर जाना बंद हो जाएगा। ठीक है, अब एक जगह से दूसरी जगह पर खून जब जाना बंद हो जाएगा तो इससे शरीर के अंदर में जिस जगह पर खून नहीं पहुंच पा रहा है वहाँ पे कमी हो जाएगी। ठीक है, वो एरिया सही से काम नहीं कर पाएगा। ये भी प्रॉब्लम्स यहाँ पे होने लगती हैं। अब अगर यहाँ पे किसी को ये बैक्टीरिया अफेक्ट कर दे तो इससे क्या लक्षण दिखाई पड़ते हैं, इसमें क्या सबसे पहले आपको सिम्टम्स नज़र आएंगे। तो अमेरिका के सेंटर ने यहाँ पर यह बताया है कि अगर इससे संक्रमित जो मरीज हैं उसको देखा जाए तो उसके अंदर कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि जैसे उसको दस्त हो जाना यानी डायरिया हो जाना, जी मचलाना, उल्टी आना, बुखार, ठंड लगना, पूरी शरीर जो है वो कांपने लगता है। इस बैक्टीरिया से संक्रमित होने के 24 घंटे बाद ही यहाँ पर इस तरीके के जो लक्षण हैं वो दिखाई देने लगते हैं। लगातार 3 दिनों तक ऐसे लक्षण दिखते रहते हैं तो उसके ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। अगर ट्रीटमेंट नहीं दिया तो एक इंसान की जो डेथ है वो कहीं ना कहीं कन्फर्म्ड हो जाती है। अगला क्वेश्चन, इस बैक्टीरिया का जो संक्रमण है ये शरीर में फैलता कैसे है। देखो 2 तरीके यहाँ पे बताए गए हैं रिसर्चर्स के थ्रू। पहला, कुछ रिसर्चर्स का मानना है ये बैक्टीरिया पहले से ही शरीर के हमारे जो बाहर के हिस्से होते हैं ना, जैसे नाक हो गया, गला हो गया, त्वचा हो गया, इसके ऊपर पहले से होते हैं। लेकिन ये नुकसान तब पहुँचाते हैं जब ये शरीर के अंदर पहुँचते हैं। और शरीर के अंदर ये कैसे पहुँचते हैं, फटी या फिर कटी हुई कोई स्किन है उसके ज़रिए। इसके बाद जाके यहाँ पर वो फिर फैलने लगते हैं। लेकिन जो दूसरा यहाँ पे फैक्ट बताया जा रहा है डॉक्टर्स के थ्रू वो यह है कि एक डॉक्टर है जिन्होंने 2004 में काफ़ी बड़ा रिसर्च किया था इसको लेकर। उनका कहना है कि मकड़ी या किसी कीड़े के काटने से नहीं, बल्कि ये इन्फेक्शन घाव, खुजली, इन सब चीज़ों में जो आने वाले बैक्टीरिया होते हैं इसके इन्फेक्शन के ज़रिए फैलता है। अब मांस खाने वाले बैक्टीरिया के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये 3 प्रकार, ये सब कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सवाल नंबर 1 और है, क्या है कि इस इन्फेक्शन से कैसे बचा जा सकता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, अपने आप को थोड़ा सा बचाना होगा। जो गर्म समुद्री पानी है उसमें उतरने से बचना होगा, या कोई कच्चा सी फूड है उसको नहीं खाना है। ठीक है, अगर आपको कोई घाव वगैरह है, ठीक है, तो उसके अच्छे से देखभाल करनी है, साफ़ सफाई को अपनाना है, समुद्र में जाने से बचना है। ये यहाँ पर सब कुछ यहाँ पे कह सकते हो प्रिवेंटिव स्टेप्स लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद में अब जैसे मैंने बोला कि भारत में इससे कितना खतरा हो सकता है, तो भारत में खैर अभी तो आपको ये केस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिया में भी प्रॉब्लम हो सकती है। रीज़न क्या है मैं आपको कुछ साइंटिफिक डेटा के बेसिस पर बताता हूँ। ये जो पूरा संक्रमण है ना, ये कहीं ना कहीं सी फूड के माध्यम से भी फैल रहा है, यानी समुद्र के अंदर में जो पाए जाते हैं जीव उनको खाने की वजह से भी यहाँ पर ये बीमारी फैल रही है। और भारत में भी सी फूड खाने का जो कल्चर है वो तेज़ी से बढ़ गया है पिछले कुछ सालों में। भारत सरकार के जो ये पशुपालन और डेयरी वाला विभाग है, पूरा डिपार्टमेंट है, इसके अकॉर्डिंग बोला गया कि 2023 में, यानी जिस साल में हम अभी हैं 2023 में, हमारे देश के अंदर में जो सी फूड का मार्केट है वो लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का हो गया है। ये बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है। तो हर साल पिछले कुछ सालों में हमने देखा है 10 से 15% की ग्रोथ नज़र आई है सी फूड के मार्केट में। और ऐसे में इस संक्रमण के भारत में फैलने की जो आशंका है उसको हम लोग बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मार्केट तेज़ी से बढ़ चुका है। हालांकि यहाँ पर एक राहत वाली बात यह है कि इंडिया में जो ज़्यादातर सी फूड खाया जाता है वो पका के खाया जाता है, जबकि बाहर यहाँ पे उसको कच्चा खाने की कोशिश की जाती है। जैसे आप देखोगे एक इंसान के अंदर में जो ये अभी बैक्टीरिया पाया गया उसने एक कच्चा सीप खा लिया था। ठीक है, तो इंडिया में फूड को, सी फूड को पका लेते हैं, उस वजह से यहाँ पर संक्रमण फैलने की जो संभावना है, जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी कम है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं इसको हमें इग्नोर नहीं करना है, वो बात भी इन आर्टिकल्स के अंदर मैं ज़रूर से मेंशन की है। समझ गए? तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, एक एक इन्फॉर्मेशन बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ चुकी है। इसका जो नाम है ज़रूर ध्यान रखना, एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है। हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि यार ये क्या था, हमने तो पढ़ा ही नहीं है, लेकिन हमने पढ़ रखा है। ठीक है, आगे आते हैं। अगर आपने कुछ लिखना है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। वेब्रियो वल्निफिकस क्या है, फ्लैश ईटिंग बैक्टीरिया ये क्या है, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। ठीक है, कैसे ये फैलता है, ये इन्फेक्शन कैसे स्प्रेड होता है, ये स्पेशल क्या है, ये 2 वर्ड किस किस चीज़ से मिलकर बने हैं। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। इसके कॉमन सिम्टम्स, लक्षण क्या है, कैसे इसको यहाँ पर ठीक किया जा सकता है ना, कौन कौन से प्रिवेंटिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये सब कुछ यहाँ पे आपको लिखित में प्रोवाइड करवा दिया गया है इंग्लिश में। साथ ही साथ में हिंदी का PDF भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को ध्यान से सुनो दोस्तों। हम लोगों ने आज से 4 महीने पहले पेड ग्रुप्स को स्टार्ट किया था।
हज़ारों लोग उसको ज्वाइन कर चुके हैं। आपके पास में भी चांस है उस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का। उस पेड ग्रुप में आपको डेली करंट नोट्स, पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। होता क्या है, हम लोग यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो हमारा आधे समय निकल जाता है नोट्स बनाने में, और उसी में ही हमारा शरीर एग्जॉस्ट हो जाता है ना, दिमाग थक जाता है। और दिमाग भी एक ऐसी चीज़ है जो कि यहाँ पर पेन चलाने को बोलता नहीं है। और हमें पढ़ना भी बहुत सारा होता है। दूसरी चीज़ स्टैटिक किताबें पढ़नी है हमें, बाकी सारा यहाँ पे सब कुछ पढ़ना है। और करंट के नोट्स बनाते बनाते 2-3 घंटे लग जाते हैं। मुझे पता है, हम सब लोग यहाँ पे उस पूरी एक्सपीरियंस से गुजर चुके हैं। आप लोग यहाँ पे उसमें चल रहे होंगे, है ना। तो उसका एक बहुत बड़ा सोल्यूशन है कि आपको ज़रूरत नहीं है इस तरीके से नोट्स वगैरह बनाने की। आप यहाँ पे 2-4 पॉइंट्स, हाँ आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे याद नहीं रहेंगे, तो उसको आप नोट डाउन कर सकते हो। लेकिन ओवरऑल यहाँ पे आप पीडीएफ्स के थ्रू पढ़ सकते हो, और वो जो पीडीएफ्स है उसका प्रॉपर रिविजन भी कर सकते हो। और आप कह सकते हो कि यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको अभी आर्टिकल पढ़ाया, ठीक है, ऐसे मैं आपको ढेर सारे और आर्टिकल्स पढ़ाऊंगा आज के न्यूज़पेपर के। तो उन आर्टिकल्स का बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आखिरकार इसका इतिहास क्या था, सिनेरियो अब क्या है और आगे कैसे हो सकता है, इसका वे फॉरवर्ड क्या है। हर एक आर्टिकल में हम ये डिस्कस करते हैं, और हमारे यूपीएससी के अंदर सवाल जो है वहीं से बनता है। तो वो सब कुछ डेटा आपको पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवाया जाता है, और वो पीडीएफ इंग्लिश हिंदी दोनों में आपको प्रोवाइड करवाई जाती है, ठीक है। तो आप उनको एक्सेस कर सकते हो आराम से, बहुत कम पेजेस की पीडीएफ होती है। दूसरी चीज़, आप उसको प्रिंट आउट भी कर सकते हो, प्रिंटेबल फॉर्म में यहाँ पर उसको बना सकते हो। अगर आपको फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है नोट्स बनाने का, सीधा यहाँ पर आपके पास में 8-10 पेज आएंगे, उसको प्रिंट करके आप अपने फाइल में अटैच कर सकते हो कि हाँ यार लो आज के नोट्स तैयार हो गए, ये तैयार हो गया। तो ये सब कुछ आपको इस ग्रुप में मिल जाता है इन जस्ट 499। केवल 499 में आपने इस ग्रुप को ज्वाइन करना है, और वो भी ये आपका वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। कोई दोबारा आपको सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, एक बार ज्वाइन करो और लाइफ टाइम के जो बेनिफिट्स आपको उसमें मिलते रहेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो इसके लिए एक बहुत ही सरल तरीका है, व्हाट्सएप पर जाना है। आपके सामने स्क्रीन पर नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज करना कि हाँ मुझे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है। आपको वहाँ से रिप्लाई आएगा, आपको यहाँ पे सारा पेमेंट का प्रोसेस बताया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस के साथ साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको इस ग्रुप में बेनिफिट क्या मिलेंगे। यानी कि एक डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उस वीडियो के लिंक को क्लिक करके आप उसमें सारी चीज़ें देख सकते हो कि एग्जैक्टली क्या क्या बेनिफिट्स होंगे। उसके बाद अपने आप को सेटिस्फाई करने के बाद में आप ये पैसा खर्च करना, ठीक है। बाकी दोस्तों एक बात मैं जो हमेशा बोलता हूँ, मेक श्योर करना वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको प्रेस कर देना। एक छोटा सा टारगेट हमारा रोज रहता है 5K प्लस लाइक्स का, प्लीज़ आप उसको अचीव करवा सकते हो। साथ ही साथ में मेरे साथ में इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो। इंस्टाग्राम पे जाना, सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन, ये आपको प्रोफाइल मिलेगा जहाँ पर 13,000 से ज़्यादा ऑलरेडी लोग जुड़ चुके हैं। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। नाउ आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। फ्रंट पेज पर ही एक और आर्टिकल है, और ये लगातार न्यूज़ में कवर किया जा रहा है। तो एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। इवन यूपीएससी पहले सवाल पूछ चुका है, ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, और सवाल प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछ चुका है इस आर्टिकल को लेकर। इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कावेरी वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात की जा रही है। तो अभी कावेरी वाटर डिस्प्यूट अगर हम बात करें तो 2 राज्यों के बीच का है, तमिलनाडु और कर्नाटका। आपको पता होगा हमारे देश में कई सारे ऐसे विवाद हैं जो कि पानी को लेकर है, नदियों को लेकर है, 2-2 राज्यों के बीच में, कहीं कहीं पर 3-3 राज्यों के लेकर, ठीक है, कि भाई पानी जो है ये प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो पा रहा है स्टेट्स के बीच में। ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऐसे यहाँ पे कावेरी नदी को लेकर है। अब कावेरी नदी निकलती कर्नाटका से है, ऊपर कर्नाटका हो गया, नीचे यहाँ पर तमिलनाडु हो गया। अब कर्नाटका से निकलती हुई तमिलनाडु से होती हुई कावेरी नदी हमारे बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, गिर जाती है। अब होता क्या है कि कर्नाटका कहीं ना कहीं यहाँ पर इस पानी को अभी वो डाइवर्ट कर चुका है अपने आसपास के एरिया में। तमिलनाडु को कहना यहाँ पर यह है कि जो ये पानी है जितना ऊपर नदी से आना चाहिए था तमिलनाडु के अंदर में, उतना पानी नहीं आ पा रहा है। और क्योंकि पानी नहीं आ पा रहा है, इसकी वजह से तमिलनाडु के अंदर में बहुत सारे जो एरिया हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में उस पानी का रिक्वायरमेंट होता है, ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए और भी कई सारे पर्पज़ के लिए यहाँ पर उस पानी का यूज़ किया जाता है। तो कहीं ना कहीं वाटर का एक शॉर्टेज है। उस वाटर के शॉर्टेज की वजह से तमिलनाडु में कई सारी प्रॉब्लम्स नजर आएंगी, ठीक है। तो तमिलनाडु बोलता है कर्नाटका से भाई पानी छोड़ो, जितना हमने एग्रीमेंट में डिसाइड किया कम से कम उतना पानी तो छोड़ो। कर्नाटका ने बोला कि इस साल देखो बारिश कम हुई है, इस साल बारिश कम हुई है, इसकी वजह से कावेरी में पानी कम है, इस वजह से जितना हो पाएगा उतना छोड़ेंगे, अदरवाइज़ यहाँ पे ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं छोड़ सकते। अब तमिलनाडु इस पर्टिकुलर कंसर्न को लेकर पहुँच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर बोला कि देखो प्रॉपर पानी छुड़वाओ ऊपर से, ताकि हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सके। सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि एक हम नई बेंच बना देंगे, एक नई बेंच बनने वाली है जो कि इस मैटर को देखेगी। तो आने वाले समय पर यह मैटर बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत ज़्यादा कवरेज यहाँ पे इसका होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एक नया बेंच बनाएंगे, नए बेंच पे जितने भी जजेस होंगे वो सब मिलकर इस कावेरी वाटर डिस्प्यूट को देखेंगे, इसकी सुनवाई करेंगे।
ये बात हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने खुद कल मंडे में बोली है। तमिलनाडु को एश्योर दिया है कि बिल्कुल एक बेंच बनेगी, वो आपका इस पूरे मैटर को देखेगी। इवन यहाँ पे जो लॉयर्स रिप्रेजेंट कर रहे थे तमिलनाडु को, उनका कहना यह है कि सर ये काम जल्द से जल्द करवा दो क्योंकि हमें ज़रूरत है इस पानी के रिक्वायरमेंट की। ठीक है, तमिलनाडु इवन यहाँ पर कोर्ट से ये बोलता है, कोर्ट के ऊपर जोर देता है कि आप कर्नाटका से बोलो कि वो कम से कम जो ये पानी है 36.76 थाउजेंड मीटर क्यूबिक फीट के आसपास का, ये पानी कम से कम रिलीज़ करे सितंबर के महीने में। और ऐसा डिसाइड ऑलरेडी हो चुका है। इवन सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी था 2018 के अंदर में, वहाँ पे पानी को बराबर बांटा गया था, उसके हिसाब से भी पानी रिलीज़ नहीं हो पा रहा है। ये बात यहाँ पे तमिलनाडु मेंशन कर रहा है सुप्रीम कोर्ट से। तो खैर अभी देखते हैं ये कब कमेटी बनाई जाएगी, कब ये बेंच बनाई जाएगी। हो सकता है आज इस नया बेंच का गठन हो, ऐसा भी यहाँ पर एक अनुमान लगाया जा रहा है। आज ट्यूसडे है ना, हो सकता है आज यहाँ पर इसको बनाया जाए। इतना मैटर आपको समझ में आया। ये तो हो गया हमारा न्यूज़पेपर का आर्टिकल जो खबरों में चल रहा है वो हो गया। लेकिन जब तक इस आर्टिकल को आप स्टैटिक पोर्शन से लिंक नहीं करोगे, इसका बैकग्राउंड डेटा नहीं समझोगे, इतिहास नहीं समझोगे, रीज़न क्या है पूरा मैटर, कावेरी नदी क्या है, कावेरी का बेसिन क्या है, तब तक एग्जामिनेशन का कोई भी क्वेश्चन हिला नहीं पाओगे। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो बनेगा वो बैकग्राउंड डेटा से बनेगा। तो एक एक करके सारी चीज़ें समझेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरी कोशिश है मैं हर एक डेटा आपको प्रोवाइड करवाऊँ। तो कावेरी वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट, आओ इसको कवर करते हैं। रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ कि खबरों में ये क्यों है। अब पहले हम बात करते हैं कि आखिरकार तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अपील क्यों करता है। क्योंकि यहाँ पर ये मुद्दा निकल कर आया है पानी को लेकर, पानी के रिलीज़ को लेकर। तमिलनाडु का कहना यहाँ पर यह है, देखो मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, वो चीज़ें वापस से रिपीटेड हैं, वापस बताऊँगा तो बोर हो जाओगे। अभी खैर कर्नाटका ने एक्सप्लेनेशन क्या दिया था, मैंने आपको बताया कि कर्नाटका क्यों नहीं पानी छोड़ रहा है। कर्नाटका ने बोला कि भैया 44% रेनफॉल डेफिसिट हुआ है अब की बार। जून से अगस्त के महीने में बारिश कम हुई है, जिसकी वजह से पानी कम है। इसकी चक्कर में हम यहाँ पर ये पानी नहीं छोड़ सकते। तमिलनाडु जितना मांग रहा है उससे थोड़ा सा कम देंगे, लेकिन यहाँ पर जितना मांग रहा है उस डिमांड के हिसाब से नहीं दे सकते। ठीक है, अब तमिलनाडु के फार्मर तो वेट कर रहे हैं। तमिलनाडु के अंदर में जो नीचे फार्मर्स हैं, मतलब ये आप पिक्चर को देखो, ऊपर कर्नाटका है, नीचे तमिलनाडु है। ये आ रही है कावेरी नदी, ठीक है, और आकर इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जा रही है। अब इधर तमिलनाडु के अंदर जो भी यहाँ पर फार्मर्स, जो हमारे किसान भाई हैं, वो वेट कर रहे हैं कि भाई कब पानी आएगा और इसको यहाँ पे हम अपने खेतों के अंदर में सिंचाई के तौर पर यूज़ करेंगे। लेकिन कर्नाटका ऊपर से पानी छोड़ने को तैयार नहीं है। वो कह रहा है पानी अब की बार बारिश कम हुई है। अब थोड़ा ये देखते हैं कि इतिहास में ये जो कावेरी का पानी है उसको किस तरीके से शेयर किया गया है। देखो बोला जा रहा है कि जो नॉर्मल वाटर ईयर होता है, यानी कि नॉर्मल जो साल चलता है जिसमें प्रॉपर पानी चल रहा है, तो कावेरी नदी में प्रॉपर पानी अवेलेबल होता है, तो उस साल कर्नाटका को कम से कम यहाँ पर 177.25 TMC यानी कि 1000 मिलियन क्यूबिक फीट के आसपास जो पानी है वो जून से मई के महीने में रिलीज़ करना होता है तमिलनाडु के पास में। ठीक है, और इस पूरे जो साल के कोटा के अंदर में कुछ यहाँ पे 123.14 थाउजेंड मिलियन क्यूबिक मीटर अलोकेट करा गया है मानसून के महीने में, यानी कि जून से सितंबर के महीने में इतना पानी यहाँ पर रिलीज़ करना होगा कर्नाटका को तमिलनाडु के पास में। लेकिन होता यहाँ पर यह है कि अब की बार जो मानसून है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया, क्योंकि अब की बार हमने एल नीनो वाला इवेंट देखा, बारिश कम हुई है नीचे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अब की बार जो जितना पानी का रिक्वायरमेंट था उसके हिसाब से कम छोड़ा गया है। तो ये मैंने आपको वाटर शेयरिंग का इशू बताया कि एग्जैक्टली क्या बोला जा रहा है। अब देखो कावेरी नदी का जब भी आप डिस्प्यूट पढ़ते हो तो सबसे पहले आपने पता होना चाहिए कावेरी नदी के बारे में। ठीक है, हर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फैक्चुअल डेटा, इसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी कहीं से भी सवाल पूछ सकता है। जब बात करते हैं कावेरी नदी की, तो हमारे सदर्न इंडिया की एक काफ़ी पवित्र नदी मानी जाती है। इस कावेरी नदी को तमिल में पोनी के नाम से जाना जाता है। ये नदी निकलती है हमारे कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल्स से, और वहाँ से निकलती हुई बहती हुई कर्नाटका तमिलनाडु से होती हुई पौंडीचेरी के थ्रू यहाँ पे बे ऑफ बंगाल के अंदर में गिर जाती है। रास्ते में कई सारी नदियाँ, छोटी छोटी नदियाँ, इसकी सहायक नदियाँ हैं जो कि अलग अलग स्टेट से निकल कर आ रही हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताऊँ तो मान लो सपोज़ यहाँ पर ये हमारी एक सेकंड को ये हमारी कावेरी नदी हो गई। अब कावेरी नदी आ रही है इस तरीके से यहाँ पर बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। अब होता क्या है, इसकी लेफ्ट और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं। ट्रिब्यूटरीज मतलब सहायक नदियाँ, यानी कि राइट साइड से कई सारी नदियाँ आके इसमें मिलती हैं। ठीक है, और लेफ्ट साइड से कई सारी नदियाँ आके यहाँ पर इसमें मिलती हैं, वो सब इसकी सहायक नदियाँ हैं, और सब मिलकर सीधा कावेरी से होती हुई बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं। तो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी की जब हम लोग बात करते हैं, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी में आती है अर्कावती, हेमावती, उसके बाद में शिमसा, देन उसके बाद में हरंगी। बाकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आती है, जैसा आप देख पाते होंगे, लक्ष्मण तीर्थ, उसके बाद यहाँ पे आती है सुवर्णवती, नोयल, भवानी, उसके बाद काबिनी, अमरावती। तो ये यहाँ पर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हो गई। अब डिस्प्यूट क्या है, विवाद क्या है, विवाद आप समझ चुके हो, लेकिन अब इतिहास क्या है विवाद का वो देखते हैं।
देखो ये विवाद पता है कोई नया विवाद नहीं है, 150 साल पुराना इशू है ये। 150 साल पहले भी यहाँ पर एक एग्रीमेंट हुआ था मद्रास प्रेसिडेंसी और मैसूर के बीच में, क्योंकि उस समय पर वो मद्रास और मैसूर के नाम से जाने जाते थे, ठीक है। और उस समय पर भी यहाँ पर यह बोला गया था कि भैया जो पानी है इसको लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस होकर चलना पड़ेगा। यानी ऊपर कर्नाटका अगर इस नदी के ऊपर में, कावेरी नदी के ऊपर में कोई कंस्ट्रक्शन करता है, कुछ डैम वगैरह बनाता है, तो सबसे पहले तमिलनाडु से उसे अप्रूवल लेना होगा। तमिलनाडु अगर हाँ भरेगा तभी ये कर पाएगा, अदरवाइज़ नहीं कर पाएगा। लेकिन कर्नाटका ने पिछले कुछ समय पर कई सारे जैसे मेतूर डैम वगैरह आपको पता होगा उसको यहाँ पे बनाया, जिसकी वजह से जो कंट्रोवर्सीज़ हैं वो और ज़्यादा उठ चुकी हैं। जब यह मैटर काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, काफ़ी सारा पानी जो हमारा कर्नाटका है उसने अलग अलग एरियाज़ में डाइवर्ट कर दिया, बेंगलुरु में डाइवर्ट कर दिया, अलग अलग एरियाज़ में इन्होंने पानी का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, तो इससे तमिलनाडु के अंदर में पानी कम पहुँचने लगा। और कुछ साल बाद यहाँ पर इसी मैटर को लेकर एक नया ट्राइब्यूनल बनाया गया जिसका नाम था कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, ठीक है। ये ट्राइब्यूनल का मेन काम क्या है, इस प्रकार के वाटर डिस्प्यूट को हैंडल करना। इस ट्राइब्यूनल को 1990 में बनाया गया था ताकि वो इस पर्टिकुलर इशू को रिजॉल्व कर सके। 17 साल लग गए इसको फाइनल ऑर्डर देने के लिए। 2007 में ये फाइनल ऑर्डर देता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये मैटर सॉल्व नहीं होता है। और इसने यहाँ पर अपना एक फाइनल ऑर्डर 2007 में दिया, लेकिन जैसे मैंने बोला उसके बाद भी मैटर सॉल्व नहीं हुआ। जो पानी का अलोकेशन है इसने बोल दिया कि भाई तमिलनाडु को इतना पानी मिलेगा, कर्नाटका को इतना मिलेगा, केरला को इतना मिलेगा और पुडुचेरी को इतना इतना मिलेगा, तो इतना इतना पानी मिलेगा इसने बता दिया। लेकिन लोगों के थ्रू प्रोटेस्ट हुआ कर्नाटका में बहुत ज़्यादा कि भाई हमारे पास में पानी कम रहेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो प्रदर्शन किया गया। फिर 2018 में ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि भाई कावेरी नदी एक नेशनल एसेट है, हमारे देश का एसेट है, देश की पूंजी है, ठीक है। जो वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स हैं इसको यहाँ पर हमें लेकर चलना होगा सही से। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया हमारी केंद्र सरकार को कि केंद्र सरकार यहाँ पे कावेरी मैनेजमेंट स्कीम को नोटिफाई करे। सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर इस स्कीम को नोटिफाई किया जून 2018 में। एक कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया, कावेरी वाटर रेगुलेशन कमेटी बनाया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अभी भी जो ये मैटर है वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, ठीक है। अभी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट एक नए बेंच को गठन कर रहा है, देखते हैं एग्जैक्टली अब क्या क्या यहाँ पे आने वाले समय पर होने वाला है। मैटर क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे आप देख पाओगे यूपीएससी ने 2020 में एक प्रश्न पूछ लिया था। क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटेक्टेड एरियाज आर लोकेटेड इन द कावेरी बेसिन। जो कावेरी नदी जहाँ जहाँ से बहती है ना उसके आसपास के जो यहाँ पे स्टेट्स, आपको 4 स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पे बोला यह जा रहा है कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं जो कावेरी बेसिन में आता है, उस नदी के आसपास के रीजन में आते हैं। तो यहाँ पे 4 अलग अलग नाम दिए गए हैं, नागरहोल नेशनल पार्क, पपीकोंडा नेशनल पार्क, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व या वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बताना इनमें से कौन कौन से हैं। तो इसका सही उत्तर है 1, 3 एंड 4, नागरहोल नेशनल पार्क, सत्यामंगलम टाइगर रिजर्व और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर आपको ये तीनों ही चीज़ें, ये तीनों यहाँ पे पार्क सेंचुरीज आपको देखने को मिलेंगी जो कि कावेरी बेसिन में आज के समय पर लोकेटेड है। क्लियर। चलो आते हैं अगले आर्टिकल पर। नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चंद्रयान 3 को लेकर है। तो अभी आपको पता है चंद्रयान 3 हमारा जल्दी से जल्द लॉन्च होने वाला है चांद के ऊपर। लेकिन अभी यहाँ पर चंद्रयान 3 लॉन्च होने से पहले इसने यहाँ पे इस प्रकार की इमेजेस रिलीज़ किए हैं। यानी हमारे चंद्रमा का सबसे ज़्यादा डार्क साइड, सबसे ज़्यादा यहाँ पे कह सकते हो डार्क साइड का मतलब यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है, तो वो वाला पोर्शन ये है हाइन पोर्शन। इस पोर्शन की जो फोटो है वो अभी खींच के भेजी है यहाँ पे चंद्रयान 3 ने। तो कहोगे इसमें क्या है, देखो ये ना जो पोर्शन ये पृथ्वी से छुपा हुआ होता है और छुपा हुआ होने की वजह से यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा डार्कर साइड में है, इसके बारे में ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो यहाँ पर ये जो इमेज आप देख पाओगे, ये इमेज चंद्रयान 3 ने भेजी है, ये बस खाली एक छोटी सी न्यूज़ है। अब ये जो इमेज है ये कैसे खींची गई है, तो यहाँ पे चंद्रयान 3 के अंदर जो हम लोगों ने LHDAC का यूज़ कर रखा है, दैट इज़ लैंडर हैज़ार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये जो इमेज है वो ली गई है। ये डार्क साइड ऑफ द मून है, सबसे ज़्यादा डार्क साइड, सबसे ज़्यादा अंधेरा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्लियर। आगे आते हैं ना दोस्तों, आएंगे बिजनेस सेक्शन पर, देखेंगे हमारे इकॉनमी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल को। तो एक लॉट आर्टिकल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस प्लस GS पेपर नंबर 3 इकोनॉमी दोनों के साथ में लिंक कर सकते हैं। तो इंडिया और आसियान के अंदर आपको पता है टोटल 10 कंट्रीज़ हैं। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस यानी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं इसके अंदर में। तो इंडिया और बाकी ये 10 कंट्रीज़, इन्होंने यहाँ पे अग्री किया है कि ये लोग क्या करेंगे, जो इनका व्यापार को लेकर अग्रीमेंट है इसको ये रिव्यू करेंगे 2025 तक, ताकि व्यापार में जो भी यहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं, व्यापार में जो भी ऊंच नीच हैं, उन सबको फिक्स किया जा सके। इसको लेकर यहाँ पर ये बात बोली जा रही है। और अभी आने वाले समय में इंडिया और आसियान की मीटिंग्स भी होने वाली हैं।
तो इंडिया और आसियान दोनों ने मिलकर यहाँ पे एक एग्रीमेंट कर लिया है कि भैया हम क्या करेंगे, जो आपस में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना इनका, जो भी गुड्स को लेकर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसको यहाँ पर ये रिव्यू करने का काम करेंगे। आपस में जो व्यापार है उसमें जो भी ऊंच नीचे उसको यहाँ पर सेटल करने का काम करेंगे। इवन हमारे पास में एक जॉइंट कमेटी है ऑफ द आसियान इंडियन ट्रेड इन गुड्स एंड एग्रीमेंट, इसको हम लोग यहाँ पर AITIGA के नाम से जानते हैं, जिसको बोला जाता है आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। 2009 में यहाँ पर ये एग्रीमेंट साइन किया गया था और इस एग्रीमेंट ने भी यहाँ पर कह सकते हो कि ज़बरदस्ती इस पैक्ट को यहाँ पे रिव्यू करने का काम किया। और दूसरी चीज़ आप देखोगे दोस्तों तो आसियान के जो इंडियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स हैं इनकी मीटिंग भी यहाँ पर अभी हुई है मंडे के अंदर में, इंडोनेशिया के अंदर में। तो उस दौरान भी मेन फोकस क्या आया कि भारत और आसियान के जो लीडर्स हैं ये कैसे और ज़्यादा कह सकते हो कोलैबोरेट कर सकते हैं। इवन इंडिया और आसियान के लीडर्स की जो मीटिंग है वो अभी सितंबर में भी होने वाली है। अभी हम अगस्त के महीने में हैं, तो अगले महीने लगभग 10 दिन बाद आप कह सकते हो एक मीटिंग होगी सितंबर के महीने में, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो होल्ड करके रखेगी। समझ गए? तो उस समय पर भी काफ़ी कुछ डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि अभी मीटिंग होने वाली है, हुई नहीं है, तो हम लोग कोई ऐसा अनुमान लगा नहीं सकते हैं। लेकिन इतना तो आपने न्यूज़ पढ़ लिया, लेकिन एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है? एग्ज़ाम में स्पेशल तौर पर या फिर कह सकते हो इस आर्टिकल को तो आपको इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से ही पता होना चाहिए कि इंडिया और आसियान के जो रिलेशंस हैं आपस में वो किस प्रकार के हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर इन आसियान कंट्रीज़ को देख सकते हो। तो टोटल ये 10 आसियान कंट्रीज़ हैं, और ये 10 आसियान कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? ये सब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं। साउथ ईस्ट एशियन नेशन का मतलब है, आपको पता होगा, ये म्यांमार है, म्यांमार से बॉर्डर सटा होता है भारत का, इधर इंडिया है, तो इंडिया से ये वाला जो रीजन कहलाता है ये साउथ ईस्ट एशियन कहलाता है, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है ये। समझ गए? अब इसमें 10 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? म्यांमार, लाओस, वियतनाम, कैम्बोडिया, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनई और फिलीपींस। ये यहाँ पर 10 कंट्रीज़ हैं, और इंडिया इनके साथ में रिलेशंस को मेंटेन करने का काम करता है। इन 10 कंट्री के नाम याद रखना है, तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है, वो है TV क्लिप ऑफ MBBS। T से थाईलैंड, V से वियतनाम, C से कैम्बोडिया, L से लाओस, I से इंडोनेशिया, P से फिलीपींस, M से मलेशिया, B से बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार, और दूसरे B से ब्रुनई, और S से सिंगापुर। ठीक है, ऐसे यहाँ पे 10 कंट्रीज़ के नाम ध्यान रखना है। ध्यान क्यों रखना है वो आगे मैं आपको बताऊँगा भी, उसके पीछे का रीज़न। अब दोस्तों क्या बात की जा रही है? आसियान क्या है? इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। एक रीजनल ग्रुप है जिसका मेन मकसद है आपस में जितने भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी के मामले में कोऑपरेट करना। इस बॉडी को बनाया गया था अगस्त 1967 में बैंकॉक यानी थाईलैंड के अंदर में। एक आसियान डिक्लेरेशन साइन किया गया था, उसके बाद यहाँ पे इसको बनाया गया। इसके जो फाउंडिंग मेंबर्स हैं या फाउंडिंग फादर्स हैं आसियान के, वो हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। बाकी कंट्रीज़ बाद में इसमें धीरे धीरे जुड़ती हुई चली गई। अब जो ये 10 कंट्रीज़ हैं, ये 10 कंट्रीज़ के पास में चेयरमैनशिप एनुअली बेसिस पर आती है, यानी कि एक साल कोई कंट्री दूसरा यहाँ पे इसको चेयर करेगा, दूसरे साल कोई दूसरा कंट्री चेयर करेगा, तो ऐसे रोटेशन चलता रहता है। आसियान कंट्रीज़ का एक बहुत बड़ा रोल है। इनकी ये 10 पूरे देश जो है ना, इनकी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 650 मिलियन के आसपास है, और कंबाइंड इनकी जो GDP है, जो इकॉनमी है, वो $2.8 ट्रिलियन के आसपास है। मेंबर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारे 10 मेंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है, भारत और आसियान के संबंध किस प्रकार से रहे हैं? आसियान और इंडिया के जो रिलेशंस हैं दोस्तों, इनकी जो स्टार्टिंग हुई थी, इनके रिलेशंस का एस्टेब्लिशमेंट या पार्टनरशिप जब से शुरू हुआ है वो है साल 1992, और धीरे धीरे हम लोगों ने यहाँ पर बहुत सारे और पार्टनरशिप्स करना स्टार्ट किए। एक फुल डायलॉग मीटिंग हुई दिसंबर 1995 में। फिर उसके बाद में 2002 में एक पूरा सम्मेलन हुआ, समिट लेवल पार्टनरशिप भी हुई भारत और इन 10 देशों के बीच में। अगर हम लोग इतिहास देखें तो इंडिया और आसियान के जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी मजबूत हैं व्यापार के मामले में, पीपल टू पीपल टाइज़ को लेकर। चाहे इनका इतिहास देखो, इनके कल्चर देखो, तो कल्चरल रूट्स भी कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं इंडिया और इसके, इन आसियान कंट्रीज़ के। उसके बाद इन दोनों के रिलेशंस इसलिए भी ज़रूरी हैं ताकि जो चाइना का तेज़ी से अग्रेशन बढ़ रहा है इन आसियान कंट्रीज़ के ऊपर, कई सारी आसियान कंट्रीज़ के रिलेशंस चाइना के साथ में बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इंडिया और आसियान के रिलेशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब दोनों ही इंडिया और आसियान दोनों का मेन मकसद है एक रूल बेस्ड सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को यहाँ पर तैयार करके चलना, कि भाई एक डेवलपमेंट हो सके, जो चाइना की पॉलिसीज़ हैं, जो चाइना की अग्रेसिव पॉलिसीज़ हैं, उसके खिलाफ यहाँ पे ये सभी कंट्रीज़ मिलकर काम कर सकें। अब इसको लेकर इंडिया और आसियान कंट्रीज़ आपस में कई सारे सेक्टर्स में कोऑपरेट कर रही हैं। फॉर एग्जांपल इकोनॉमिक सेक्शन में देखोगे तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है। आसियान जो है भारत का चौथा लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, हम कई सारा व्यापार करते हैं। इंडिया ने इवन आसियान के साथ में एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन कर रखा है 2009 में।
ठीक है। और फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हमने जो 2009 में साइन किया था वो गुड्स के सेक्टर में था। फिर हमने सर्विसेज और इन्वेस्टमेंट को लेकर भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया 2014 में। और तब से जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जब से ये कह सकते हो वर्किंग में आया है, तब से आसियान और कहीं ना कहीं भारत का व्यापार जो है ये डबल हो चुका है। एक समय था 2020-21 के अंदर में और 2019-20 में, तो यहाँ पर आप देख पाओगे तो व्यापार जो है ये बेसिकली यहाँ पर डबल हुआ है। लेकिन बीच में कोरोना की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये जो व्यापार है 2020-21 में ये डाउन हो गया था। लेकिन 2019-20 में ये 87 बिलियन डॉलर्स का पहुँच गया था, जबकि पहले बहुत कम हुआ करता था क्योंकि एग्रीमेंट 2014 में हो चुका था, समझ गए। तो उसके बाद से अब देखोगे 4-5 सालों में 2019 तक तो व्यापार काफ़ी बढ़ चुका था, लेकिन कोविड की वजह से व्यापार थोड़ा सा यहाँ पे हल्का हो गया। नाउ इंडिया की ना एक और यहाँ पे कह सकते हो एक अग्रीमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं सेका अग्रीमेंट, यानी कॉम्प्रहेंसिव इकोनॉमिक कॉपरेशन अग्रीमेंट। ये वाला सेका अग्रीमेंट भी हमने आसियान में जो 10 देश हैं इनमें से कई सारी कंट्रीज़ के साथ में कर रखा है, जिसके साथ में हम व्यापार वगैरह बहुत ही कम दाम में कर रहे होते हैं, जिससे व्यापार बढ़ रहा होता है। अब कमोडिटी का जो व्यापार है, कमोडिटी का गुड्स का जो ट्रेड है इंडिया और आसियान के बीच में, ये कह सकते हो कि 2021 और 22 के बीच में 98.39 बिलियन डॉलर्स का पहुंचा। तो व्यापार लगातार दिन ब दिन साल ब साल इंक्रीज़ हो रहा है। इंडिया के जैसे मैंने बोला आसियान में जो टोटल 10 देश है ना, इन 10 देशों में से भी भारत के जो सबसे अच्छे संबंध है व्यापार को लेकर, इन 10 देशों में से वो केवल 5 देश हैं। इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, वियतनाम और साथ ही साथ में थाईलैंड। इतना ही नहीं, इसके अलावा भारत ने कई सारे प्रकार के फाइनेंशियल असिस्टेंस, कई सारे सपोर्ट इन आसियान कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाए हैं। ठीक है, जैसे आसियान इंडिया कोऑपरेशन फंड बना दिया है, आसियान इंडिया, उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बना हुआ है, आसियान इंडिया ग्रीन फंड बना हुआ है। तो इन फंड के दौरान यहाँ पर इंडिया कई सारा पैसों का सपोर्ट इन कंट्रीज़ को प्रोवाइड करवाता है। फिर बात आती है कनेक्टिविटी की। भाई ये जो 10 देश के साथ में कनेक्टिविटी तो प्रॉपर बनती नहीं है, लेकिन हमने कई सारे प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। जैसे कि हमने पहला इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे बनाया, जिसको हम लोग IMT के नाम से जानते हैं। और ये हाईवे क्या करेगा, इंडिया को म्यांमार और थाईलैंड से जोड़ने का काम करेगा। और म्यांमार और थाईलैंड भी आसियान की कंट्रीज़ हैं, समझ गए। तो इंडिया कहीं ना कहीं ट्राई कर रहा है एक पर्टिकुलर कनेक्टिविटी बनाने की, चाहे वो समुद्र के रास्ते से हो, चाहे वो रोड के माध्यम से हो, इन आसियान देशों के साथ में। उसके अलावा सोशो कल्चरल कॉपरेशन भी इंपॉर्टेंट है। दोनों देशों के बीच में आप देखोगे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं इन आसियान कंट्रीज़ और इंडिया के जो पीपल टू पीपल टाइज़ हैं उसको इम्प्रूव कर रहा है। ठीक है, आसियान स्टूडेंट्स को हम भारत में बुलाते हैं, स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाते हैं आसियान डिप्लोमेट्स को, पार्लियामेंटेरियंस का एक्सचेंज होता है, तो इससे कहीं ना कहीं रिलेशंस और मजबूत हो रहे हैं। फिर बात आती है दोनों के डिफेंस कोऑपरेशन के बारे में। तो आसियान कंट्री और इंडिया, इनके बीच में कई सारी अभ्यास होते हैं। जॉइंट नेवल अभ्यास भी होता है, यानी कि इन 10 देशों की और भारत की नेवी मिलकर इस अभ्यास को करती है। मिलिट्री अभ्यास भी इसी प्रकार से होता है। ठीक है, एक होता है मेडन आसियान इंडियन मैरीटाइम एक्सरसाइज। ठीक है, फिर यहाँ पर एक एक्सरसाइज है वाटरशेड मिलिट्री एक्सरसाइज, ये 2016 में हुई थी। क्लियर हो गया, आगे आते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि ये सब कुछ तो डिस्कस कर लिया कि हाँ भारत कैसे आसियान के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब ये भी डिस्कस करना ज़रूरी है कि आसियान कैसे भारत के लिए इंपॉर्टेंट है। इन 10 देशों का इंपॉर्टेंस भारत के लिए क्या है। पहला पॉइंट, इंडिया को यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की ज़रूरत है इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। दूसरा, आसियान के साथ में अगर कनेक्टिविटी बनेगी तो इस साउथ ईस्ट एशियन रीजन में इंडिया का जो प्रेजेंस है वो बढ़ता हुआ नजर आएगा। तीसरा, इससे क्या होगा, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आपको पता होगा अगर हमारी इन देशों के साथ में कनेक्टिविटी है तो हमारे इंडिया के नॉर्थ ईस्ट इंडिया से कनेक्टिविटी है। ठीक है, इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन है वही यहाँ पर म्यांमार से जुड़ता है और म्यांमार बाकी आके आसियान कंट्री से जुड़ता है। तो ये कनेक्टिविटी हमारे नॉर्थ ईस्ट इंडिया को मेन बीच में रखेगी। इससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में एक इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने के काफ़ी सारे चांसेस होंगे। एक और रीज़न है कि इससे क्या होगा कि आसियान और इंडिया के जो ट्रेड रिलेशंस हैं, व्यापार के जो संबंध है वो बढ़ेंगे। इससे हम चाइना का जो प्रेजेंस है इस रीजन के अंदर में उसको हम लोग काउंटर कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पर सिग्निफिकेंस देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगा इन आसियान कंट्रीज़ का भारत के लिए। अब यूपीएससी ने 2018 में दोस्तों एक सवाल पूछ लिया। सवाल क्या था, कंसिडर द फॉलोइंग कंट्रीज़। यहाँ पे कुछ कंट्रीज़ के नाम दिए गए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान, यूएसए, और पूछा गया इनमें से कौन कौन से फ्री ट्रेड पार्टनर्स हैं आसियान के। तो यहाँ पर नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, 1, 3, 4 एंड 5। 1, 3 एंड 4 एंड 5, 1 मतलब ऑस्ट्रेलिया, 3 चाइना, 4 इंडिया और 5 जापान। ठीक है, यानी इन आसियान इन 10 देशों के फ्री ट्रेड पार्टनर्स कौन कौन से हैं। तो इंडिया भी है ना, अभी मैंने आपको बताया है, तो बाकी और भी कंट्रीज़ आपको देखने को मिलेंगी जो कि इन 10 देशों के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं।
इतना ही नहीं, यूपीएससी ने 2016 में एक और क्वेश्चन पूछा कि आरसीईपी, क्योंकि उस समय पर आरसीईपी बहुत न्यूज़ में होता था, रीजनल कॉम्प्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये भी एक प्रकार का जो संबंध, एक पार्टनरशिप है, ये अक्सर न्यूज़ में है। तो ये कौन से ग्रुप को लेकर बात करती है? तो ये अगेन आसियान ग्रुप के बीच में ये पार्टनरशिप होती है। तो ये भी यहाँ पर न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। और इतना ही नहीं, यूपीएससी ने 2016 में मेंस में भी सवाल पूछा हुआ है, ये आप सवाल देख सकते हो। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जिसको हमने बेहतरीन तरीके से हर एक सेक्शन में 360 डिग्री के अंदर में कवर किया। आर्टिकल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं हमेशा बोलता हुआ रहा हूँ। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। ना दोस्तों, आते हैं एडिटोरियल डिस्कशन में। आज का एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट है और एक लौता एडिटोरियल है, क्योंकि अगर आप बाकी एडिटोरियल देखोगे तो हमारे काम के नहीं है, ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन उनके अंदर अवेलेबल नहीं है। आर्टिकल या फिर एडिटोरियल ऐसा पढ़ो जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो, मसालेदार नहीं पढ़ना है, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं जानना है। ठीक है, हमें जानना है, हम एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ पढ़ते रहना। तो ये एडिटोरियल थोड़ा काम का है, क्योंकि हमारे न्यूज़पेपर में आज काम के नहीं है, लेकिन द हिंदू के जब ऐप पर आप जाते हो तो एक प्रीमियम वाला सेक्शन मिलता है आपको। तो प्रीमियम वाले सेक्शन में यहाँ पर एक आर्टिकल है, इंडिया नीड्स अ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। भारत को नया इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत है। तो पूरी की पूरी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी के बारे में यहाँ पर समझाया है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। तो एक एक करके सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। मैं कहूँगा एक ज़बरदस्त आर्टिकल है इकोनॉमी के सेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैं आपको बोलूँगा कि हर एक हमारे जीएस पेपर में इसको लिंक किया जा सकता है, चाहे वो जीएस पेपर नंबर 2 हो, चाहे वो जीएस पेपर नंबर 3 हो, चाहे वो इवन जीएस पेपर नंबर 4 एथिक्स का क्यों ना हो, क्योंकि इस आर्टिकल को इतना डिटेल से कवर किया गया है, हर एक प्रॉब्लम बताई गई है, उसका सोल्यूशन बताया गया है। तो इस वजह से आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, क्योंकि आज का जो मेंस का क्वेश्चन है वो इसी एडिटोरियल के ऊपर होने वाला है। ठीक है, तो स्क्रीन पर दोस्तों आप नीचे की साइड में देख सकते हो, इसको बहुत अच्छे से सुन सकते हो। इंडियाज़ इकोनॉमिक चैलेंजेस को लेकर आर्टिकल है। कॉन्टेक्स्ट क्या है, पहले राइटर ने यहाँ पर खबर क्यों लिखा है, ये पहले एडिटोरियल क्यों लिखा है, उसके पीछे का रीज़न यह है कि देखो, भारत एक बहुत बड़ी और कॉम्प्लेक्स इकॉनमी है जिसने कई सारी चुनौतियाँ, कई सारी जो अवसर हैं वो सब कुछ फेस किया है अपने इस ग्रोथ और डेवलपमेंट के जर्नी में। जो हमारा देश है, हमारे देश ने कई सारे रिफॉर्म्स करें, कई सारे बदलाव करें, कई सारे चेंज करे हैं, ताकि यहाँ पर इंडिया के अंदर में जो चैलेंजेस है उसको हम प्रॉपरली टैकल कर सकें। इंडिया जो है कहीं ना कहीं आज के समय पर वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है दुनिया में, बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाली इकॉनमी है। हमारी पॉपुलेशन 1.3 बिलियन के ऊपर हो चुकी है, जीडीपी 2.7 ट्रिलियन के ऊपर हो चुकी है। तो तेज़ी से ग्रो करने वाला देश आपको दुनिया में देखने को मिलेगा। हाउएवर जो ये कंट्री है, इस देश ने ग्रोथ तो देखी है, लेकिन ग्रोथ के साथ साथ ढेर सारे इकोनॉमिक चैलेंजेस भी हैं, बहुत सारी चुनौतियाँ भी हमारे सामने रखी हुई हैं। हमें यहाँ पे अलग अलग चेंजेस करने होंगे और हमने चेंजेस करे भी हैं इन चुनौतियों से लड़ने के लिए, लेकिन वो चेंजेस अभी भी यहाँ पर ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, क्योंकि अभी भी इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट, जो बेरोज़गारी वगैरह है, वो काफ़ी ज़्यादा है, पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा है। तो इंडिया के पास में एक पोटेंशियल है, एक ताकत है कि भारत 21st सेंचुरी के अंदर में दुनिया का एक लीडर बनकर उभर सकता है, अगर वो अपने इन इकोनॉमिक चैलेंजेस से लड़ सकता है। तो अगर हमने इन चुनौतियों, इन सारे के सारे प्रॉब्लम्स को फेस कर लिया, कुछ नए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कर दिए, तो इससे यहाँ पर इंडिया एक ग्लोबल लीडर बनकर आएगा। अब सवाल यहाँ पर ये राइटर ने इतना फोकस किया है इकोनॉमिक चैलेंजेस के ऊपर, तो वो कौन कौन से इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं? सबसे पहला, वीक डिमांड। देखो, इंडिया के अंदर में जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो पिछले कुछ समय पर स्थिर हो चुकी है, रुक चुकी है, और रुकने के साथ साथ वो गिर रही है, बढ़ नहीं रही है। और इसके पीछे के अलग अलग रीज़न है। फॉर एग्जांपल, इनकम ग्रोथ ज़्यादा है नहीं इंडिया में, महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी आपको देखने को मिलेगी, और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट है वो तो सबने देखा ही है। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे देश में, हमारी इकॉनमी के अंदर में जो कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट का लेवल है वो बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। हमारी सरकार का जो टैक्स रेवेन्यू है, टैक्स के माध्यम से जो कमाई होती है, वो भी यहाँ पे कम हो गई है। पहला चैलेंज इकोनॉमिक चैलेंज। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट। भले ही इंडिया दुनिया में तेज़ी से ग्रो करने वाली एक इकॉनमी हो, लेकिन उस इकोनॉमिक ग्रोथ के होने के बावजूद भी इंडिया में जो सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ी चुनौती है, चाहे वो गांव वाला एरिया हो, चाहे वो शहर वाला एरिया हो, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, वो है बेरोज़गारी। कोविड-19 पेंडेमिक ने कहीं ना कहीं यहाँ पर इस सिचुएशन को और ज़्यादा बदतर बना दिया। बहुत सारे जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर बंद हो गए, शट डाउन हो गए, या फिर यहाँ पे बड़े स्केल पर काम कर रहे थे वो बिज़नेस, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन हो गए, छोटे स्केल पर काम कर रहे हैं। इससे कई सारी जो लोगों की नौकरियाँ हैं वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी हैं। इवन यहाँ पे हमारे पास में एक बॉडी है CMIE, यानी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनमी। इसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि लगभग 1.8 करोड़ से ज़्यादा जो सैलरी जॉब्स थी, जो सैलरी के बेसिस पर लोगों को जॉब पे रखा गया था, वो ख़त्म हो गई थी अप्रैल से जुलाई 2020 के बीच में।
अब ये जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो पिछले कुछ समय पर तेजी से बढ़ा है। अगस्त 2019 में ये बेरोजगारी का दर 5.4% था, जबकि अगस्त 2020 में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.4% हो गया इस कोविड की वजह से। उसके बाद जो हमारा ऑफिशियल डेटा है, फॉर एग्जांपल नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का डेटा है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का डेटा है, इन्होंने यहाँ पर ये दिखाया कि 2021-22 की जो रिपोर्ट आई है उसमें भारत के अंदर जो बेरोजगारी है वो लगभग 4.1% के आसपास थी, जो कि अभी और तेज़ी से यहाँ पर इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन कोविड-19 से थोड़ी सी यहाँ पर कम हो गई है, संभल गई है। समझ गए? ये बात यहाँ पर आपको क्लियर हो गई। अब आगे आते हैं। अब बात की जा रही है पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर। एक और नया बहुत बड़ा चुनौती क्या है, हमारे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा बढ़िया नहीं है। भारत में चाहे आप रोड देख लो, रेलवे की कनेक्टिविटी, पोर्ट्स, पावर, वाटर, सैनिटेशन, इन सब चीज़ों में हम कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कमी छोड़ रहे हैं, जिसके चक्कर में प्रॉपर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे हैं। वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि भारत के अंदर में जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है वो कहीं ना कहीं $1.5 ट्रिलियन के आसपास का है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, चाहे वो हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों ना हो जाए। इससे कहीं ना कहीं लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, स्पेशली गांव वाले एरिया में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, रोड्स वगैरह अच्छे हैं, तो इससे लोगों को सपोर्ट मिलता है, या आपकी इकॉनमी को सपोर्ट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। फिर एक और चैलेंज है बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटोरेशन। अब वो कह रहा है पिछले कुछ समय पर बैलेंस ऑफ पेमेंट भारत का बिगड़ चुका है। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का अगर सिनेरियो देखें तो इसमें हम लोग थोड़ा सा गड़बड़ा रहे हैं। गड़बड़ाने का मतलब यहाँ पर यह है कि पिछले कुछ समय में भारत ने इंपोर्ट ज़्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया है, और ये सिनेरियो किसी भी देश के लिए बेकार है। भाई कोई भी कंट्री इंपोर्ट ज़्यादा कर रही है, यानी कि ज़्यादा पैसा उसकी कंट्री से जा रहा है बाहर, एक्सपोर्ट कम कर रही है, कमाई कम कर रही है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो वो किसी भी देश के लिए एक बुरा वाला यहाँ पर कंडीशन देखने को मिलता है। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ये भी एक इमेज बन जाता है कि भारत कहीं ना कहीं अपने ऑयल, गुड या कोई और सामान को लेकर दूसरे देशों के ऊपर भारत की जो डिपेंडेंसी है, जो निर्भरता है, वो बहुत ही ज़्यादा है। इंडिया का जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है ये दोनों ही डिक्लाइन हो गया है, कम हो गया है। दोस्तों हमारा एक्सपोर्ट 2022 में 6.59% से कम हुआ, इंपोर्ट 3.63% से कम हुआ। समझ गए? तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और बहुत बड़ा चैलेंज इकॉनमी सेक्टर के अंदर में वह है हाई लेवल ऑफ प्राइवेट डेट। काफ़ी सारा उधार इंडिया के ऊपर आज के समय पर है। इंडिया में जो प्राइवेट डेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ भी हुआ है हमारी कंपनियों के ऊपर में, हाउस होल्ड सेक्टर्स में, कॉरपोरेट्स में। ठीक है, क्योंकि इंडिया में इजीली क्रेडिट अवेलेबल है, उधार अवेलेबल है, आप ब्याज के स्तर पर यहाँ पे वो उठा सकते हो। लेकिन इससे सीधा एक रिस्क आता है डिफ़ॉल्ट होने का, कि भाई यहाँ पर अगर इनकम ग्रोथ नहीं हो पाती है तो हम लोग क्या करेंगे, आएंगे वो चुका पाएंगे लोन या नहीं चुका पाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग जो नॉन फाइनेंशियल सेक्टर का जो डेट है, जो ये उधार है, ये लगभग 167% है हमारे जीडीपी का। तो आप इमेजिन कर सकते हो, ये 2020 में था और 2016 में ये 151% था। तो बोला जा रहा है कि 2016 के कंपैरिजन में 2020 में ये उधार लोगों पर इंक्रीज़ हुआ है, बढ़ा है। फिर एक और रीज़न वो है इनइक्वालिटी। भारत में असमानताएं बहुत ज़्यादा हैं, स्पेशली इनकम और वेल्थ इनइक्वालिटी की बात की जा रही है। जो वर्ल्ड इनइक्वालिटी डेटाबेस है उसके अकॉर्डिंग बोला जा रहा है इंडिया में केवल 10% जो इनकम अर्नर्स हैं, ठीक है, केवल जो यहाँ पर टॉप के 10% इनकम अर्नर्स हैं उनके पास में हमारे देश की 56% वेल्थ थी 2019 में। ठीक है, और इसको हम और पिछले देखें तो 1980 में 37% वेल्थ हुआ करती थी। तो कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में क्या हो रहा है कि जो टॉप के 10% जो अमीर लोग हैं उनके पास में आधे से ज़्यादा देश की संपत्ति है। ठीक है, बाकी लोग गरीबी वाले सेक्शन में आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें एक इनइक्वालिटी, असमानता यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, अमीर और अमीर है, गरीब और गरीब है। अब बात आ रही है कि इंडिया ने इन्हीं सब चीज़ों को टैकल करने के लिए इतिहास में कुछ इंपॉर्टेंट कदम उठाए। कौन कौन से कदम उठाए? कुछ सुधार करने की कोशिश की, जैसे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये आपने सुना होगा। तो लिबरलाइजेशन क्या है? इंडिया ने लिबरलाइजेशन को 1991 में इस प्रोसेस को स्टार्ट किया। जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस बेकार हो गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की धज्जियाँ उड़ गई, तो उस समय पर ये रिफॉर्म लिए गए। और यहाँ पे सरकार ने क्या किया कि भाई यहाँ पर जो भी रेगुलेशंस हैं, जो भी यहाँ पर कंट्रोल किया जा रहा है अलग अलग सेक्टर के ऊपर में, उन कंट्रोल को थोड़ा सा कम किया। इस रिफॉर्म ने जो लाइसेंस वगैरह की परमिशन हुआ करती थी ना, कि भाई यहाँ पे लाइसेंस चाहिए, उसके बाद यहाँ पर आप प्राइवेट फॉर्म में एंटर कर सकते हो, तो वो सब चीज़ें ख़त्म कर दिए गए। तो ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं थे, एंट्री रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी। इस वजह से यहाँ पे लोगों को छूट मिली। इस वजह से जो फर्म्स वगैरह हैं वो थोड़े से इंक्रीज़ होते हुए नजर आए, इकॉनमी को थोड़ा सपोर्ट मिला। तो लिबरलाइजेशन ने इंडिया की मदद की है ग्रोथ रेट में थोड़ा सा आगे बढ़ने के लिए। फिर दूसरा जो कदम उठाया गया था वो था प्राइवेटाइजेशन। तो इंडिया ने प्राइवेटाइजेशन को चलाया पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस को लेकर,
और ये भी अगेन सरकार के हाथ में था। प्राइवेटाइजेशन मतलब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा सा प्रायोरिटी के ऊपर रखा। जो मेन ऑब्जेक्टिव था प्राइवेटाइजेशन का वो ये था कि भाई एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया जा सके, थोड़ा प्रॉफिट बनाया जा सके, और प्लस यहाँ पे जो हमारे पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस है इनमें कॉम्पिटिशन को क्रिएट किया जा सके। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन ने मतलब इसको मतलब कह सकते हो प्राइवेटाइजेशन ने अलग अलग प्रकार के फॉर्म लिए, जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट किया गया, यानी सरकार ने कई सारी अपनी जो कंपनियां हैं या सरकारी कंपनी थी वहाँ पर उसको बेचना स्टार्ट किया। और बेचना क्या स्टार्ट किया, कुछ यहाँ पे शेयर्स बेच दिए, कुछ शेयर्स अपने पास में रखे, है ना। और कुछ सरकारी कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो प्राइवेट बायर्स को यहाँ पर उसको मैनेज करने के लिए दे दिया गया, कुछ को शट डाउन कर दिया गया जो लॉस मेकिंग कंपनीज थी। तो इस तरीके से जो प्राइवेटाइजेशन है वो यहाँ पर चलता रहा। और 1991 से अभी तक भारत ने लगभग 60 से ज़्यादा अपनी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज कर दिया है और उससे 3 लाख करोड़ रुपए तक उठा चुका है। तो इससे भी यहाँ पर इंडिया के पास पैसा आया। तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो था ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने ग्लोबलाइजेशन को थोड़ा सा और बढ़ावा दिया। इसका मतलब यहाँ पर यह है कि अपनी इकॉनमी को थोड़ा सा ओपन किया दुनिया के सामने। ग्लोबलाइजेशन की वजह से यहाँ पर जो व्यापार, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट वो थोड़ा सा और इंक्रीज़ होता हुआ नजर आया। टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की बात करने लगे, हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी लेने की बात करने लगे, माइग्रेशन की बात करने लगे, वर्कर्स स्टूडेंट्स आ सकें जा सकें उनकी बात करने लगे। तो ग्लोबलाइजेशन से इकॉनमी इंप्रूव हो गई, ग्लोबलाइजेशन से मार्केट ओपन हो गया, एक नया मार्केट यहाँ पर खुलकर निकल कर आया। समझ गए? तो ये यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स उठाए गए। इवन उसके अलावा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड लेकर आया गया। इसका मेन काम ये था कि भाई जो भी कंपनी जिसका दिवालिया निकल चुका है, दिवालिया हो चुकी है मतलब घाटे में जा चुकी है, बुरे हालात हैं, कंपनी शट डाउन हो रही है, उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड आया। ठीक है, तो ये भी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा कारगर साबित हुआ। उसके बाद लेबर कोड्स आए, 4 लेबर कोड्स लेकर आए गए, जिसका मेन मकसद ये था कि जो भी हमारे जो भी यहाँ पे मज़दूरों को लेकर कानून है उसको सिंप्लीफाई किया जा सके। वेजेस, इंडस्ट्रियल रिलेशन, सोशल सिक्योरिटी, सेफ्टी और हेल्थ को लेकर बात की जा सके कि भाई एक अच्छा वेज मिल सके इन सभी मज़दूरों को, इनको सिक्योरिटी मिल सके, है ना, सेफ्टी और इनकी हेल्थ की बात की जा सके, इसलिए लेबर कोड्स लेकर आए गए। फिर उसके बाद में PLI स्कीम लेकर आई गई। इंडिया ने PLI स्कीम को 2020 में लॉन्च किया ताकि हम लोग अपने सेक्टर्स में मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे सकें, स्पेशली ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में। ये जो स्कीम है, इस स्कीम ने कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स को ऑफर करना स्टार्ट किया ताकि जो यहाँ पर पैसा है वो हम मैन्युफैक्चरर्स को देंगे ताकि मैन्युफैक्चरर अपनी मैन्युफैक्चरिंग, अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, उनकी जो सेल वगैरह इंक्रीज़ हो। ठीक है, इससे ओवरऑल इकॉनमी यहाँ पर थोड़ी इंक्रीज़ होती हुई नजर आएगी। तो इस स्कीम के अंदर में कई सारा लाखों करोड़ रुपए यहाँ पर देने लगे, इससे जॉब्स का जनरेशन हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, कंपटीशन बढ़ा, ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये भी कदम उठाए गए, कुछ कदम उठाए गए थे यहाँ पर इकॉनमी के अंदर चेंजेस लाने के लिए जिनका इम्पैक्ट पड़ा, लेकिन उतने बड़े लेवल पर नहीं पड़ा। और इसलिए यहाँ पे राइटर आप सजेशन देते हैं कि हम और क्या क्या कर सकते हैं जो बाकी बचे कुछ इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उनसे लड़ने के लिए। तो सबसे पहला यहाँ पर सजेशन राइटर का है वो है बूस्टिंग कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट डिमांड। सरकार को यहाँ पे डायरेक्ट एक फिस्कल स्टिमुलस देना चाहिए, हमारे सेक्टर्स को एक फिस्कल सपोर्ट देना चाहिए। ठीक है, जो भी यहाँ पर कंपनियाँ हमारी कोविड-19 की वजह से बुरी तरह से इम्पैक्ट हो चुकी हैं, खासकर उनको एक सपोर्ट मिलना चाहिए ताकि वो वापस से कोविड-19 से पहले जो उनकी स्थिति थी वो स्थिति यहाँ पे उनकी हो सके। चाहे वो आपकी छोटी छोटी एंटरप्राइजेस हो, चाहे वो इनफॉर्मल वर्कर्स हो, हाउस होल्ड हो, लो इनकम ग्रुप हो, सभी को सपोर्ट करना होगा। तभी जाकर यहाँ पर उनकी जो इनकम है वो बढ़ेगी और इनकम से परचेजिंग पावर बढ़ेगी, तभी वो मार्केट से कुछ सामान खरीद पाएंगे, तभी डिमांड इंक्रीज़ होगी, तभी इन्वेस्टमेंट हो सकेगा। तो सरकार को इन्वेस्ट करना होगा पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन, सोशल प्रोटेक्शन, जिससे कई सारी जॉब जनरेट हो, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो, प्लस ह्यूमन कैपिटल थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आए। दूसरा जो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सजेशन है हमारे इकोनॉमिक चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए, वो है एनहेंसिंग एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को इंक्रीज़ करना। सरकार को यहाँ पे क्या करना चाहिए, जो भी हमारे एक्सपोर्ट वाले सेक्टर्स हैं इनको और प्रमोट करना चाहिए, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो, सर्विसेज हो, एग्रीकल्चर हो। आप सपोर्ट कैसे करेंगे भाई, उनको इंसेंटिव दो, टैक्स में छूट दो, सब्सिडीज़ दो, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट दो। इससे क्या होगा, एक्सपोर्ट भारत का बढ़ेगा। और गवर्नमेंट को यहाँ पर इस प्रकार के जो ट्रेड एग्रीमेंट्स है वो अलग अलग देशों के साथ में, US, यूरोपियन यूनियन, जापान, आसियान, इन सब के साथ में करना चाहिए ताकि हमें नए नए मार्केट मिले, और नया नया मार्केट हमें मिलेगा तो हमारा एक्सपोर्ट यहाँ से बढ़ेगा, और इससे क्या होगा, ओवरऑल भारत की इकॉनमी जो है वो इंप्रूव होती हुई नजर आएगी। एक और काम क्या करना चाहिए हमें, वो है फाइनेंशियल सेक्टर को पूरी तरह से चेंज करना, रिफॉर्म करना। सरकार को फाइनेंशियल सेक्टर को और मजबूत करना होगा। सबसे पहले जो NPA की प्रॉब्लम से भाई कई सारा पैसा होता है ना जो बैंक से उठा लिया जाता है, फिर वो चुकाया नहीं जाता, बैंक से वापस नहीं आ पाता, तो इस प्रॉब्लम को पहले रिजॉल्व करना होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक्स को वापस से यहाँ पर थोड़ा इनको मजबूत करना होगा, गवर्नेंस को इम्प्रूव करना होगा,
ठीक है, ये सरकार को यहाँ पर कह सकते हो जो हमारे बॉन्ड मार्केट है, इंश्योरेंस मार्केट है, पेंशन मार्केट है, इसको भी यहाँ पर थोड़ा डेवलप करना चाहिए। इसके ऊपर भी मेन फोकस करके चलना पड़ेगा। जो बूढ़े लोग हैं उनको सपोर्ट करने के लिए लेकर यहाँ पे काम करना होगा। देन उसके बाद में एक और पर्टिकुलर स्टेप है, वो है बिजनेस एनवायरनमेंट को बढ़ाना। सरकार को जितने भी यहाँ पर बिजनेस करने के तरीके हैं, उनमें जितने भी यहाँ पर रुकावटें हैं, उन रुकावटों को आइडेंटिफाई करो और उनको ख़त्म करो या रिड्यूस करो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे कहीं ना कहीं यहाँ पर चीज़ें बदलेंगी। जैसे लेबर लॉज जो हैं, अभी यहाँ पे मजदूरों को लेकर जो कानून है उसके अंदर बदलाव की आवश्यकता है। ज़मीन लेने को लेकर जो लॉज है उसमें कई सारे रिस्ट्रिक्शन है, वहाँ पर चेंज करने की आवश्यकता है। कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट लॉ, बैंक्रप्सी लॉ, इन सब के अंदर में कुछ चेंजेस की आवश्यकता है। नेक्स्ट जो स्टेप हमें लेना चाहिए वो है इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को मजबूत करना होगा, बढ़ावा देना होगा। सरकार को हमारा जो इनोवेशन, नए नए आविष्कार का कल्चर है, इसको थोड़ा सा बढ़ावा देना होगा। रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देना होगा, थोड़ा सा अगेन अमाउंट को इन्वेस्ट करके। गवर्नमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए, अलग अलग अकेडमिया, इंडस्ट्री, गवर्नमेंट, ये सब यहाँ पे करना चाहिए। उनको एक इकोसिस्टम बनाना चाहिए जिससे कि यहाँ पर नए नए आइडियाज़ जनरेट हो सकें, नए नए इनोवेशंस, यहाँ पर नए नए आविष्कार हम लोग यहाँ पे कर सकें। ठीक है, इवन यहाँ पे उसके साथ साथ सरकार को जो हमारा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उसको भी प्रोटेक्ट करना चाहिए। जो कॉपीराइट्स वगैरह हैं उसकी भी सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक पर्टिकुलर पर्सन है, मान लो उसने कुछ नया आविष्कार किया, अब भाई यहाँ पर उसका क्रेडिट का अगर कोई और ले लेता है तो भाई वो आगे कोई इनोवेशन करेगा नहीं। तो उसके इनोवेशन को प्रोटेक्शन देना, पेटेंट करना, लाइसेंसिंग करना, ये सब गवर्नमेंट को करना पड़ेगा। इसकी वजह से नए नए इनोवेशंस होंगे। फिर एक और पर्टिकुलर स्टेप है, वो है इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को ख़त्म करना। भाई ये जो गरीबी है, ये जो असमानताएं हैं, इसको ख़त्म करना। सरकार को मेन काम ये करना होगा, भाई जो अमीरों के पास में भी ढेर सारा पैसा रखा है, वो केवल 10% लोग यहाँ पे देश की 50% ज़्यादा वेल्थ को होल्ड करके बैठे हैं, उस वेल्थ को यहाँ पे निकालना है और वो कहीं ना कहीं सभी लोगों में इक्वली बांटना है। तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं यहाँ पर सोशल वेलफेयर स्कीम हो गया, बेसिक इनकम सपोर्ट, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस, एजुकेशन, स्कॉलरशिप, स्किल डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें हमारे पुअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड करवानी होंगी। ठीक है, फिर क्लाइमेट चेंज और एनवायरमेंट डिग्रेडेशन को हमें नहीं भूलना है। सरकार को मेन फोकस अपना क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, जो भी पोल्यूशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस हो रहा है, इसको कंट्रोल करना, रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करना, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज, पेड़ पौधे, जंगल, उनको बचाना, ये काम भी हमें करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, आगे आने वाले जो डिज़ास्टर है वो डिज़ास्टर कम हो सकेंगे। इससे भी यहाँ पे हमारी इकॉनमी धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होगी ना। अब आते हैं आज के मेंस के क्वेश्चन के ऊपर। तो ये था हमारा पूरा का पूरा एडिटोरियल डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो इस पूरे आर्टिकल का इंपॉर्टेंस हर एक पेपर के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आज का मेंस का क्वेश्चन है, एग्जामिन द एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक चैलेंजेस। जो आज के समय पर इकोनॉमिक चैलेंजेस है, आर्थिक चुनौतियां हैं, उसको यहाँ पर आपने एग्जामिन करना है, उसका परीक्षण करना है। एंड व्हाट आर सम सजेशन, क्या आपके सजेशन हो सकते हैं इन इकोनॉमिक चैलेंजेस को टैकल करने के, वो आपने सजेशन देना है। 250 शब्दों में आंसर लिखना है। हिंदी में रीड कर देता हूं। तो मौजूदा आर्थिक चुनौतियों का परीक्षण करें, आर्थिक चुनौतियों पर काबू पाने के लिए सुझाव क्या हैं वो सुझाव दें। तो 250 शब्दों में आंसर लिखने के बाद में कहाँ पे सबमिट करना है, टेलीग्राम पर जाना, वहाँ पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन मेंस ग्रुप, फुल फॉर्म लिखोगे, मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा जहाँ पर 70,000 से ज़्यादा लोग जुड़ चुके हैं। आप भी जुड़कर अपने आंसर्स को लिखकर सबमिट कर सकते हो। तो अपने आंसर को लिखकर सबमिट करने के साथ साथ दोस्तों एक काम और करना है, एटलीस्ट सभी लोग को 2-2 आंसर्स रिव्यू करने हैं। जब आप सभी लोग 2-2 आंसर्स को रिव्यू करोगे तो बहुत सारे फ़ायदे होंगे आपको भी और सामने वाले को भी। आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे जो आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर सकते हो। सामने वाले के आंसर में अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप उनको बता सकते हो कि यहाँ पर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था हमारा कंप्लीट डिस्कशन। नाउ आते हैं फाइनली हमारे प्रीलिम्स वाले क्वेश्चन पर। तो 2023 का क्वेश्चन था, इल्मेनाइट और रूटाइल, ये दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में कोस्टल एरियाज़ में अवेलेबल होती हैं। तो इन दोनों चीज़ों, मतलब ये जो दोनों चीज़ें हैं ना, ये किस चीज़ के रिच सोर्सेस हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, टाइटेनियम। टाइटेनियम के मेन रिच सोर्सेस आपको ये देखने को मिल जाते हैं, इल्मेनाइट और रूटाइल। तो दोस्तों ये था पूरा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा, बहुत कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।